सो हेलो एंड अगेन वेलकम। मैं दिनेश राजपूत आपके साथ फिर से सीएम की मुख्यमंत्री की सीरीज लेके आया हूं। और इससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जो हुए हैं वो किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम उनका डिस्कस कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिस्कस करने के साथ साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी यूनिक चीजें की है। इससे हमें दो तीन फायदे होंगे। एक तो हमें इन जनरल मुख्यमंत्री की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद हो जाएगा। दूसरा हमारा यह फायदा होगा कि किस मुख्यमंत्री ने कौन सा काम, जो यूनिक लैंडमार्क काम किया है, उसकी जानकारी हमें हो जाएगी। तीसरा, कौन से मुख्यमंत्री ने किस पद पर काम किया है, मतलब कौन नेता प्रतिपक्ष रहा है, कौन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में एज ए गवर्नर जिन्होंने सर्व किया है। काफी मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं राजस्थान में, तो वो सब हमें उसका एक आइडिया लग जाएगा। उसका आइडिया लगना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आजकल एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने कल डिस्कस किए थे राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो नॉमिनेटेड थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 मुख्यमंत्री ऐसे राजस्थान में जो नॉमिनेटेड हुए थे, मतलब 1951 से 1952 में सबसे पहली बार असेंबली इलेक्शंस हुए। उससे पहले हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो नॉमिनेट होके राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद असेंबली इलेक्शंस हुए और फिर असेंबली इलेक्शंस 1951 से एक बार शुरू जो हुए, उसके बाद से हमेशा असेंबली का गठन हुआ और एक निर्वाचित इलेक्टेड सीएम जो है हमारे सामने चुन के आए और इसी तरीके से सिलसिला आगे बढ़ता रहा। तो ये मैं आपको बता रहा था। देखिए, अब हम साथ में यहाँ पे आ जाते हैं। स्क्रीन में हमारा साइमल्टेनियसली हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो है ओके, ये हम डिस्कस कर चुके थे कि ये नॉन इलेक्टेड 3 सीएम्स हैं, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास। अब क्योंकि जयनारायण व्यास हम आगे पढ़ेंगे, तब जयनारायण व्यास सेकंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के रूप में वापस बन के जयनारायण व्यास जी एज ए सीएम राजस्थान के शपथ लेते हैं। लेकिन उस वक्त हम जयनारायण व्यास जी की इतनी डिटेल में प्रोफाइल नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा उचित है प्रोफाइल देखना हर एक सीएम का। तो जयनारायण व्यास की प्रोफाइल हमने इस बार देख ली। एक दो जो चीजें हैं, यूनिक चीजें, वो हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। सो अब हम जो शुरू करेंगे वो करेंगे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, 1951 से, मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूं इसलिए आप इसको देखते रहिए, 1951 से 52 के बीच में राजस्थान के सबसे पहले असेंबली इलेक्शंस हुए। उन असेंबली इलेक्शंस में जीतकर कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आई। ओके, कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में आई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम, फर्स्ट इलेक्टेड सीएम बने टीकाराम पालीवाल। ओके, टीकाराम पालीवाल जी फर्स्ट इलेक्टेड सीएम बने राजस्थान असेंबली के। देखिए, टेन्योर इसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया है, उसको अलग से आपको नोट डाउन अगर आप कर रहे हैं तो इसको कर सकते हैं, अलग से कहीं पे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने हर चीफ मिनिस्टर का टेन्योर ही डाला है, 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952। इतना शॉर्ट टेन्योर को रहा, आगे हम देख लेंगे जब सेकंड चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। 243 डेज का टेन्योर रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं और ओके, फर्स्ट इलेक्शन जो हुए थे 1952, 1951 और 52 दोनों में इलेक्शन हुए और 1952 में फाइनली स्टेट की असेंबली बनती है। तो जो हमारा 1952 अगर कहने के लिए, क्योंकि संपूर्ण जो है 1952 में हुए, तो 1952 के इलेक्शंस हम कहते हैं। तो इसमें हमारे टीकाराम पालीवाल जी पहले सीएम बने और ये महवा सीट से सीएम बने। ये सीट जो है आप इसको जरूर याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जयनारायण व्यास जी जो है वो अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव हार गए थे, इसलिए टीकाराम पालीवाल जी को राज्य के पहले लोकतांत्रिक चीफ मिनिस्टर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके साथ मैं मटेरियल लेके आ रहा हूँ। कंटेंट मैं आपको एकदम रिच कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरीके से एक लेक्चर हमारे होने के बाद में आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाए, हमारा ये टॉपिक यहाँ से रूट से क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरा, टीकाराम पालीवाल जी जो है, आप जो भी शुरू के लीडर्स देखेंगे, चाहे वो प्रजामंडल के लीडर्स हो या राजस्थान के शुरू के मुख्यमंत्री हो, वो सब जो है फ्रीडम फाइटर रहे हैं और
प्रजामंडल मूवमेंट में उनका योगदान रहा है। ओके, देन 2 बार महुआ सीट से एमएलए रहे 1952 में, और 1952 के बाद इलेक्शन हुए 1957 में। तो 1957 में भी ये एज ए एमएलए इन्होंने काम किया। कांग्रेस पहली जो विधानसभा इलेक्शन हुए उसमें 160 में से 82 सीटें कांग्रेस लेके आई, मतलब मेजोरिटी से 2 सीटें ज्यादा लेके आई और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 160 सीट्स, अगर आपसे कोई भी पूछे कि राजस्थान की पहली असेंबली में कितनी सीट्स थी, दैट इज 160। 160 में से 82 जो सीट्स है वो कांग्रेस के पाले में आई और कांग्रेस यहाँ पे जीत के आई। और क्योंकि प्लान ये था कि जय नारायण व्यास जी जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने का प्लान था, बट क्योंकि वो हार गए और असेंबली में नहीं आ पाए तो इसलिए टीकाराम पालीवाल जी को फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई गई। फिर इससे पहले कि हम सेकंड चीफ मिनिस्टर की ओर बढ़े, फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस जो हुए थे राजस्थान में उसका एक ब्रीफ हम ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछी जाती है। और जनरल अगर आप एक स्टेट के सिटीजन है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये डेट जो इनकी कंप्लीशन की डेट है दैट इज फरवरी 1952। ठीक है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी? 140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और टोटल सीट कितनी थी मैं आपको बता चुका हूं कि 160 सीट थी, और इसमें जो कांग्रेस पार्टी जीती थी 82 सीट्स जीत करके कांग्रेस पार्टी आई थी। अब देखिए, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र 140 है और टोटल सीट 160, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो सिंगल सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, सिंगल सीट निर्वाचित क्षेत्र जो है वो 120 थे और डबल सीट निर्वाचित क्षेत्र है वो 20 थे। मतलब इनमें एक निर्वाचित क्षेत्र में से 2 सीटें यहां से निकल के आ रही थी, तो 40 सीट ये और 120 ये, टोटल 160 सीट्स पे यहाँ पे इलेक्शंस करवाए गए थे। तो ये गणित थी पहले स्टेट इलेक्शंस की राजस्थान की। और टीकाराम पालीवाल जो पहले फर्स्ट सीएम बने थे, इलेक्टेड सीएम, अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक वे से बनाए गए सीएम। तो टीकाराम पालीवाल जी 2 सीट से लड़े, मलारना चोड़ से और महवा से। ओके, हाँ, तो टीकाराम पालीवाल जी 2 सीट से चुनाव लड़के आए, मलारना चोड़ और महवा से। फाइनली महवा से ये अपनी सीट रखते हैं और एज ए सीएम शपथ लेते हैं। और फर्स्ट असेंबली टेन्योर जो है उसने 3 सीएम देखे। ऐसी 3 असेंबली है, फर्स्ट एंड 7th, जो हम आगे भी देखेंगे, 7th के बारे में आगे बात करेंगे। ये 2 ऐसी असेंबलीज है जिन्होंने 3 सीएम का टेन्योर, मतलब 5 साल के टेन्योर में 3 सीएम स्टेट में देखे। जो फर्स्ट असेंबली थी उसमें 3 सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल जी, जय नारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया, जिसमें से मोहनलाल सुखाड़िया जी का जो टेन्योर था इसी फर्स्ट असेंबली में, इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो मोहनलाल सुखाड़िया जी का टेन्योर ज्यादा था इन तीनों में। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि कौन सी असेंबली इलेक्शंस ऐसे थे जिस असेंबली के टेन्योर में 3 सीएम्स स्टेट ने देखे, तो वो थी फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस और 7th की बात हम आगे करेंगे। फर्स्ट का जो है जानकारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। और कुछ फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमारे साथ है कि फर्स्ट असेंबली में 6 ऐसे एमएलए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, या फिर उनके समक्ष किसी प्रकार का कोई विरोध में नहीं था, या फिर मैं कहूं तो एक मत से वो जीत करके आए थे। सेकंड, द ओनली 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर एसटी कैटेगरी दैट इज बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट थी जो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी। किस चीज की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, और बांसवाड़ा से बेलजी नाम के काफी जुझारू राजनीतिक और लोकतांत्रिक नेता हुआ करते थे, बेलजी नाम से, वो वहां से जीत करके आते हैं। और कौन सी पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से वो जीत करके आते हैं। तो द वन एंड ओनली एसटी रिजर्व सीट वाज बांसवाड़ा, और उसमें से भी जो जीत के आते हैं वो बेलजी थे, और वो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे,
बिकॉज कांग्रेस की सरकार बनी थी तो जो बच्चा एक बारी गैस भी लेना चाहता है तो कांग्रेस का गैस करता है, बट ये सोशलिस्ट पार्टी से थे, समाजवादी पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि 4 महिलाएं जो है वो इलेक्शंस में उतरी थी, मतलब उन्होंने टिकट पे अपनी दावेदारी पेश की और एज ए एमएलए फाइट किया, बट चारों जो महिला कैंडिडेट थी वो नहीं जीत पाई। और राजस्थान की फर्स्ट असेंबली इलेक्शन में एक भी महिला एमएलए नहीं थी। जितने भी एमएलए थे 160 वो पुरुष थे। हालांकि 4 सीटों से महिलाएं लड़ी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहां पे जीतकर नहीं आ पाई। फिर बहुत सारी सीट्स का ऐसा हुआ कि वहां पे अलग अलग कारणों से री इलेक्शंस करवाए गए, जैसा कि जय नारायण व्यास जी जो है वो वापस से इलेक्ट होके आते तो वो किशनगढ़ की सीट पे री इलेक्शन जब हुए, उपचुनाव जब हुए, उसी से वो लौट के वापस आए। तो ऐसा सिर्फ एक सीट पे नहीं हुआ, पहली असेंबली के कई सीट्स पे ये जो प्रक्रिया है ये दोहराई गई। और ये जब री इलेक्शंस हुए, उन्हीं री इलेक्शंस में एक री इलेक्शन में 1953 में यशोदा देवी जी जो है वो पहली बार चुन के असेंबली में आई। और यशोदा देवी जी के नाम ये रिकॉर्ड है कि वो राजस्थान की पहली फीमेल एमएलए है। तो यशोदा देवी जी 1953 में पहली फीमेल एमएलए के तौर पे असेंबली में आती है। और वो किस पार्टी से आती है? सोशलिस्ट पार्टी से उनका चुनाव जो है वो जीत कर आती है और राजस्थान की पहली फीमेल एमएलए के तौर पर वो असेंबली में एंटर करती है। तो ये थे फर्स्ट स्टेट असेंबली के कुछ फैक्ट्स। बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस जो हैं उनके काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस के क्वेश्चंस तो आपको नो डाउट याद रहनी चाहिए। देन ठीक है, हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड चीफ मिनिस्टर के बारे में। सेकंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, या फिर मैं कहूं तो डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी है तो आप जो मैं बोल रहा हूं वो समझ लीजिए। इनका टेन्योर 1952 से 1954 तक, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी असेंबली थी जिसमें 3 सीएम्स ने अपना टेन्योर देखा, तो 1954 के बाद में हमारे जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी एज ए सीएम शपथ लेते हैं। इनका कार्यकाल रहा 2 साल 12 दिनों का और इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये जीत कर आते हैं। और फर्स्ट इलेक्शंस जो है, फर्स्ट असेंबली की ये बात चल रही है। अभी तक जो 3 चीफ मिनिस्टर्स आएंगे वो फर्स्ट असेंबली की बात उसमें चलेगी। ये सब जो फैक्ट्स है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि मारवाड़ी हितकारिणी सभा जो जोधपुर की थी, उनके संस्थापकों में से, फाउंडर्स में से एक थे जय नारायण व्यास, और इन्होंने जोधपुर प्रजामंडल 1954 में फॉर्म किया। किसके साथ मिलकर? भंवर लाल सर्राफ के साथ मिलकर इन्होंने जोधपुर या फिर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। इसके साथ ही मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की। और 3 मार्च 1948 में जोधपुर स्टेट को, जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त जोधपुर स्टेट के पीएम के तौर पर इन्हें इलेक्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया। ओके, 1952 में, ये कुछ अलग फैक्ट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। 1952 में जय नारायण व्यास जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, और ये जो है वो 2 सीट से जहां से वो चुनाव लड़े थे, और ये दोनों सीट से जय नारायण व्यास जी चुनाव नहीं जीत पाए थे, जिसके कारण वो असेंबली में एंटर नहीं हो पाए थे। और टीकाराम पालीवाल जी को फर्स्ट सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई थी, इसीलिए टीकाराम पालीवाल जी को फर्स्ट सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई। बाद में उन्होंने किन्होंने जय नारायण व्यास की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। जय नारायण व्यास जी ने किशनगढ़ सीट के उपचुनाव को जीता और 1 नवंबर 1952 को फिर से पद संभाला। ओके, फिर से अपना सीएम का पद संभाला। ठीक है, और ये दो सीट्स में बात कर रहा हूं जहां पे जय नारायण व्यास जी ने इलेक्ट किया, पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। कौन से इलेक्शन में? फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस में। ठीक है, ये 2 कौन सी सीट थी? जोधपुर बी सीट थी एक तो, और दूसरा जालोर। जोधपुर बी सीट से जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जो थे वो
जयनारायण व्यास जी के सामने खड़े हुए और 8,627 वोटों से अपनी जीत दर्ज की। इसके साथ ही जालोर के जो थे ठाकुर माधो सिंह, ये जयनारायण व्यास जी के सामने इन्होंने जालोर में अपना प्रतिनिधित्व किया और 9,184 वोटों से इन्होंने भी जीत हासिल की। मतलब जो जयनारायण व्यास जी ने दोनों सीट से इलेक्शन लड़ा था उसमें वो सामने जीत कर नहीं आ पाए और उसी कारण थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ा। और किशनगढ़ के जो उपचुनाव हुए तो उसमें जयनारायण व्यास जी की काफी अच्छी तरीके से जीत हुई और 1952 में जब वो असेंबली में आते हैं तब वो राजस्थान के पहले सीएम के तौर पर शपथ लेते हैं। ये जयनारायण व्यास जी का फोटो है और कुछ फैक्ट जो जयनारायण व्यास जी के बारे में मैंने आपको बता दिए। तीसरे हमारे जो सीएम पहली ही असेंबली में थर्ड सीएम हमारे देखने को मिलते हैं और वो है मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी का जो कर्मस्थली है, जो कार्य करने की पूरी कर्म स्थान है, वो उदयपुर का क्षेत्र रहा है। हालांकि इनका जन्म झालावाड़ के आसपास हुआ था। तो इन्होंने 1954 से 1957 तक ये अपना पहला टेन्योर, मतलब फर्स्ट असेंबली एंड फर्स्ट टेन्योर, पहली विधानसभा में इन्होंने इतना काम किया 1954 से 57 तक। हालांकि ये बाद में 1967 तक राजस्थान के सीएम रहे, 3 टाइम सीएम रहे। टोटल 12 साल 120 दिन तक का इनका कार्यकाल है और राजस्थान में सबसे लंबा टेन्योर करने वाले चीफ मिनिस्टर जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया जी है। ठीक है, 1957 में सेकंड असेंबली के इलेक्शन हुए और थर्ड असेंबली के इलेक्शन हुए 1962 में। इन दोनों इलेक्शंस में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने अपनी जो लीडरशिप है उसको प्रूव किया और एज ए सीएम राजस्थान में काम किया। मोहनलाल सुखाड़िया जी को द मॉडर्न मैन ऑफ राजस्थान, फाउंडर ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के संस्थापक, इस तरीके की संज्ञा दी जाती है क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पीरियड में काफी विकास के, काफी डेवलपमेंट कार्य काफी ज्यादा हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कार्य काफी ज्यादा हुए थे। इसीलिए आधुनिक राजस्थान के संस्थापक की अगर बात मैं कहूँ तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी जब एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा परे हटते हैं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इनके राज्यपाल के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब ये ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने एक तो मैक्सिमम टेन्योर अधिकतम अवधि तक एज ए सीएम अगर किसी ने काम किया है तो वो मोहनलाल सुखाड़िया जी है। और सेकंड अगर मैं बात करूं कि चीफ मिनिस्टर रहने के बाद 3 स्टेट्स के गवर्नर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, ऐसे कौन से राजस्थान के सीएम हैं, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया जी जो चीफ मिनिस्टर रहने के बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के गवर्नर के तौर पर भी कार्य करते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में थोड़ी सी और अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल में काफी अहम भूमिका निभाई थी और हम ये जानते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल जो है माणिक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ा था, काफी रचनात्मक, क्रिएटिव और डेवलपमेंटल और रिफॉर्मिस्ट और रिवोल्यूशनरी काम मेवाड़ प्रजामंडल ने किए थे। तो माणिक्यलाल वर्मा जी के साथ ही मिलकर मोहनलाल सुखाड़िया जी ने मेवाड़ प्रजामंडल में कार्य किया था। 1962 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने राज्य में 32 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस की तो हमने बात कर ली, लेकिन सेकंड की भी थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो 160 सीटों में से 32 सीट जो है वो स्वतंत्र पार्टी ने अपने नाम की थी। तो सेकंड जो इलेक्शंस थे उनमें पार्टियों का गणित किस तरीके से रहा था, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। 1967 में 1967 में विधानसभा चुनाव हुए क्योंकि 62 देखिए 57 के बाद 62 में और 62 के बाद 67 में चुनाव हुए। 67 में जो चुनाव हुए उनमें चुनाव के नतीजे ज्यादा सकारात्मक नहीं थे, ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, पर आखिरकार जो राजनीतिक दांवपेच हुए, जितनी भी राजनीतिक हलचल हुई, जो भी क्योंकि अपना जो डोमिनेंस है वो प्रूव करने के लिए सभी पार्टीज जो है आगे बढ़ चढ़कर काम करती है। फाइनली जो क्रक्स है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने अपना
डोमिनेशन या फिर अपनी मेजोरिटी प्रूव कर दी हाउस में और 1967 में फिर से एक बार मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया देखिए ये 1967 में हो गया। फिर 1967 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद भी मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम बने थे और सीएम बनने के बाद ये टेन्योर इन्होंने पूरा नहीं किया था। ये हम आगे देख लेंगे किस तरीके से इनका रहा था। देखिए 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 मतलब 44 दिन तक जो है प्रेसिडेंट रूल का टाइम रहता है। ये फर्स्ट टाइम ये है जब राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया गया। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि फर्स्ट टाइम राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल कब लगा, दैट इज 1967। ये एग्जैक्ट डेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिया और 44 डेज का ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो रहता है। फिर ओके वेट ओके तो फिर से 1967 का जैसे प्रेसिडेंट रूल एक बार खत्म होता है तो मोहनलाल सुखाड़िया जी कुछ वक्त के लिए फिर से राजस्थान के सीएम के तौर पर कार्य करते हैं। इस तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर मोहनलाल सुखाड़िया जी काफी लंबे समय तक अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और राजस्थान के सबसे लंबे टेन्योर पे रहने वाले चीफ मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया जी की जो प्रोफाइल हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये वही फैक्ट्स हैं जो हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद देखिए 1971 में बरकतुल्ला खान जो है वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं। बरकतुल्ला खान जी का जो टाइम पीरियड है वो 1971 से 73 तक रहता है। ओके और 2 साल 94 दिन तक लगभग ये अपना कार्यकाल चलाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से लीडर है और 5th असेंबली में ये 1972 के जो इलेक्शंस हुए थे 5th असेंबली में उनमें ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट किए जाते हैं। और तिजारा अलवर की जो सीट है तिजारा वहां से चुन के ये स्टेट में वहां से चुन के एज ए एमएलए ये आते हैं। और तिजारा देखिए पहला जो फैक्ट है वो वही है कि 1972 में तिजारा से विधानसभा में चुन के गए थे। और बरकतुल्ला खान जो है वो ओनली माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर जो है राजस्थान के अभी तक हुए हैं। मतलब राजस्थान में जो माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर अगर मैं बात कहूं तो आज तक एक ही हुए हैं और फर्स्ट एंड लास्ट जो हुए हैं वो है बरकतुल्ला खान जी। ठीक है 1967 में 184 में से कांग्रेस के हिस्से में 89 सीट जो है वो आई थी। 1967 का जब मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जैसे तैसे लास्ट में अपना जो है बहुमत प्रूव कर दिया था, ये उस वक्त का डेटा है। तो ये क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड असेंबलीज का जो डेटा है वो थोड़ा सा हमें याद रहना चाहिए कि कितनी कितनी सीट्स किस पार्टी की आई थी। फिर क्योंकि बरकतुल्ला खान जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो तिजारा अलवर से आते हैं और सेकंड ये है कि वो माइनॉरिटी से आने वाले चीफ मिनिस्टर है फर्स्ट और अभी तक अगर मैं बात कहूं तो अभी तक लास्ट भी है। आगे फ्यूचर में अगर कोई बने तो वो हो सकता है लेकिन अभी तक जो फैक्ट है वही है। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने दावा पेश किया और राज्यपाल महोदय ने उन्हें बहुमत सिद्ध करने का अवसर दिया। अंत में मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। ये मैं बात कर रहा हूँ 1967 के इलेक्शंस के जस्ट बाद की। 1967 के इलेक्शंस के जस्ट बाद की मैं बात कर रहा हूँ जब मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4th टाइम अपना बहुमत साबित किया। हालांकि अगर हम उस वक्त की जो न्यूज़पेपर है पॉलिटिकल किस्सों की अगर बात करूं तो ये एक जनरल परसेप्शन हमें देखने को मिलता है कि मोहनलाल सुखाड़िया जी को 1967 के बाद जो बहुमत प्रूव करने में काफी मुश्किलें हुई थी लेकिन फाइनली उन्होंने बहुमत प्रूव कर दिया था। फिर वो 4th टाइम फिर से राजस्थान के सीएम बने थे और उसके बाद उसी असेंबली के टेन्योर में बरकतुल्ला खान जी का नंबर आता है और वो राजस्थान के फर्स्ट माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1973 में ये बरकतुल्ला खान होगा वहां पे। बरकतुल्ला खान जी जो है हार्ट अटैक के कारण इनका
इन ऑफिस इन टेन्योर जो है इनका निधन हो जाता है और राजस्थान में फिर से एक बारी अलग चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने की दौड़ शुरू हो जाती है। तो यहां तक जो हमने देखा अभी तक जयनारायण व्यास, उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी और बरकतुल्ला खान जी के बारे में हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट असेंबली ऐसी थी जिसमें 3 चीफ मिनिस्टर हमने देखे। फिर राजस्थान की जो राजनीति में है वो एक नए मैं कहूँ तो चेहरे का एज ए सीएम इंट्रोडक्शन होता है और उनका नाम है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी जो है 1973 में जिस टेन्योर में बरकतुल्ला खान जी का डेथ होती है और क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया जी काफी लंबे टाइम तक चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, तो अब ऐसी जरूरत थी कि एक नए चेहरे को, एक नए लीडर को चीफ मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पे उतारा जाए। तो हरिदेव जोशी जी जो है इस वक्त चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं और पूरे टेन्योर तक 1977 तक 3 साल और 200 दिन तक ये यहाँ पे रहते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ 5th असेंबली की 1972 की, क्योंकि इस असेंबली में बरकतुल्ला खान जी का निधन हो गया था और उस निधन के चलते हरिदेव जोशी जी को फिर से यहाँ पे एज ए सीएम चुना जाता है। हरिदेव जोशी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डूंगरपुर से चुने गए 1952 में। जो सबसे पहले असेंबली इलेक्शंस हुए उनमें भी हरिदेव जोशी जी एज ए एमएलए वहां पे प्रेजेंट थे और 1952 में ये डूंगरपुर सीट से असेंबली में आते हैं और 57 में घाटोल से चुन के आते हैं और फिर बांसवाड़ा से उनकी मृत्यु तक 8 बार चुने गए। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो 10 टाइम्स ये एमएलए रहे हैं, 10 टाइम्स एमएलए रहे हैं। ये इनके बारे में एक यूनिक रिकॉर्ड है कि आज तक राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन से हुए हैं जो 10 बार लगातार विधायक रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री है हरिदेव जोशी जी, जो 2 बार तो डूंगरपुर और घाटोल से रहे थे एक बारी और 8 बार बांसवाड़ा से लगातार ऐसे एमएलए असेंबली में चुन के आते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हरिदेव जोशी जी की प्रोफाइल के बारे में। और 24 दिसंबर 1921 के बांसवाड़ा के खांदू गांव में इनका जन्म हुआ था। तो क्योंकि खांदू गांव जो है माही नदी के आसपास पड़ता है, तो उस तरीके से भी आप ज्योग्राफी में इस गांव के बारे में जरूर देखेंगे। और एकदम बॉर्डर का, राजस्थान के एकदम बॉर्डर का लास्ट गांव में से वन ऑफ दी विलेज है, तो इसीलिए ये गांव काफी चर्चा में रहता है। और 3 बार राजस्थान के जो है हरिदेव जोशी जी मुख्यमंत्री बने और 3 बार कब मुख्यमंत्री बने उनका टेन्योर जो है वो मैं आपको आगे शेयर जरूर करूंगा। कुछ और फैक्ट हरिदेव जोशी जी के बारे में। पहली बार 17 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 77 तक, दूसरी बार 10 मार्च 85 से 88 तक हो गए। वेट, ठीक है, 85 से 88 तक और तीसरी बार जो है 89 से 90 तक। ये 3 टेन्योर है। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? ओके, तो 3 टाइम्स मैंने आपको बताया, 3 टाइम्स सीएम रहे, ठीक है, और 10 टाइम्स एमएलए रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 3 मर्तबा जो सीएम रहे उनका टेन्योर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, 1973 से 77, 85 से 88 और 89 से 90। ओके, ये 3 बारी जो है एज ए सीएम जो है टेन्योर हरिदेव जोशी जी का रहा है। हरिदेव जोशी जी के बारे में एक और जो फैक्ट ये है कि 3 बारी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनमें से एक मर्तबा भी ऐसा कोई टेन्योर नहीं रहा, ऐसी कोई चीफ मिनिस्टरशिप नहीं रही जब उन्होंने 500 साल लगातार कंप्लीट किया। मतलब 5 के 5 साल एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। हालांकि 3 बार वो चीफ मिनिस्टर की सीट को उन्होंने संभाला। फिर असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। मतलब अगर मैं बात कहूं ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर रहने के बाद में 3 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी, किसके तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन 3 के मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे थे। और हरिदेव जोशी जी ये किन 3 के रहे हैं? असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। तो अभी तक हमें 2 चीफ मिनिस्टर्स हमें ऐसे पता लग गए हैं जो 3 स्टेट के गवर्नर रहे हैं, चीफ मिनिस्टरशिप
पूरी करने के बाद में, एक्टिव पॉलिटिक्स से हटने के बाद में। हरिदेव जोशी जी के बाद में राजस्थान में सेकंड टाइम प्रेसिडेंट रूल लगता है, और वो लगता है 1977 अप्रैल से जून तक। ये है सेकंड टाइम, सेकंड प्रेसिडेंट रूल इन राजस्थान। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल जो था 44 दिन का था, ये आप कैलकुलेशन कर लेना कितने दिन का। ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट रूल लगता है, और ये प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में जब इलेक्शंस होते हैं तब भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार चुन करके आती है। और भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार का जो सबसे पहला यूनिक फैक्ट है वो ये है कि ये नॉन कांग्रेस पार्टी से आने वाले पहले राज्य के सीएम हैं, क्योंकि अभी तक 1977 तक जितने भी सीएम्स राजस्थान में रहे वो कांग्रेस पार्टी से एज ए सीएम उन्होंने अपना पद संभाला। और 1977 में जो इलेक्शंस हुए उसमें भैरों सिंह शेखावत जी ने एज ए नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर शपथ ली। और ये असेंबली कौन सी है? 6th असेंबली है 1977 के इलेक्शंस की। भैरों सिंह शेखावत जी की कहानी भी आप न्यूज़पेपर्स में या यूट्यूब में हर चीफ मिनिस्टर जो हमारे रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी हो, हरिदेव जोशी जी हो, जयनारायण व्यास जी हो, सबकी जो डिटेल्ड प्रोफाइल है, जो किस्से हैं हमारे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है बट जो पॉलिटिकल किस्से हैं वो आपको यूट्यूब पर या फिर अलग पेपर कटिंग्स में मिल जाएंगे। और हर एक जो सीएम लेवल तक पहुंचे हैं जननेता, उनकी एक कहानी है, उनकी एक स्ट्रगल है, उनके कुछ यूनिक काम किए हुए हैं। ऐसे ही भैरों सिंह शेखावत जी पहले पुलिस में कार्यरत थे और कुछ कारणवश उन्होंने वो पुलिस की नौकरी छोड़ी और फिर पॉलिटिक्स में आए अपने बड़े भाई के कहने पे। और बाद में धीरे धीरे करके राजस्थान के सीएम तक इन्होंने अपना सफर पूरा किया। और ये भी राजस्थान के सीएम 3 बार रहे हैं। कब 77 से 80 तक, 90 से 92 और 93 से 98। तो मैं कहूँगा 3 बार सीएम कौन कौन रहे हैं? तो भैरों सिंह शेखावत, और इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा था हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी और भैरों सिंह शेखावत जी 3 टाइम्स टेन्योर जो है एज ए सीएम रहे हैं। और क्योंकि हम जानते हैं भैरों सिंह शेखावत जी भारत के जो है वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। कौन से? 11th वाइस प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। और 1977 के बाद जब 200 सीट्स हो गई राजस्थान की असेंबली में, 1977 के इलेक्शन में जो आज की डेट में 200 की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उस वक्त पहुंच चुकी थी। 200 में से 152 जो है वो जनता पार्टी से आए थे। और जनता पार्टी एमएलए जो चुन के आए थे उन्होंने भैरों सिंह शेखावत जी को एज ए सीएम चूज किया और 110 लोगों ने वोट किया। अब इस चीज को समझिए कि 200 टोटल सीट्स थी और 200 सीट में से जनता पार्टी की सीट्स आई 152। मतलब जनता पार्टी की मेजोरिटी आ चुकी है। अब जो सीएम जो इलेक्ट होगा वो जनता पार्टी के अंदर से ही होगा। जनता पार्टी में अंदर से एक चुनाव होगा कि हम हमारा लीडर किसको मानते हैं। इन 152 जो एमएलएस है उनका चुनाव कराया गया कि आप एज ए लीडर किसको एक्सेप्ट करते हो। तो इन 152 में से 110 एमएलएस ने भैरों सिंह शेखावत जी की पैरवी की और उन्हें एज ए सीएम आगे किया। और फिर भैरों सिंह शेखावत जी 1977 में सीएम के तौर पर शपथ लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी उस वक्त पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे क्योंकि काफी यंग एज में थे। और उन्होंने बिशन सिंह जो भैरों सिंह शेखावत जी के बड़े भाई हैं उनको प्रस्तावित किया कि आप राजनीति में आए और चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और चुनाव के लिए भैरों सिंह शेखावत जी का प्रस्ताव रखा। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए थे भैरों सिंह शेखावत जी। तो क्योंकि आना तो इनके बड़े भाई बिशन सिंह जी को था राजनीति में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो जिसके नसीब में जो लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से इस जीवन में अपनी जीवनी जिएगा, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्री डिसाइडेड डेस्टिनी है कि आपको क्या रोल प्ले करना है इस लाइफ में। तो यू नेवर नो कि आप जब तैयारी कर रहे हैं और उस वक्त से आपकी डायरेक्शन किस तरफ निकल जाए और आप तैयारी में सेलेक्ट होकर निकल रहे हो तो आगे आप तो तैयारी अफसर बनने के लिए कर रहे थे, लेकिन आगे आपका जो है वो फ्यूचर हो सकता है कुछ और ही हो जाए।
तो यू नेवर नो आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। 1977 में दो मेजर कैंडिडेट्स थे सीएम के लिए, जो थे भैरों सिंह शेखावत सीकर से और मास्टर आदित्येंद्र थे भरतपुर से। और 1977 में भैरों सिंह शेखावत जी और मास्टर आदित्येंद्र जी का दोनों का जो चेहरा है वो एज ए सीएम एकदम बराबर के लेवल पे था। और जो 100 हमने अभी बात की 152 विधायक जो जनता पार्टी के चुन के आए थे, उनको डिसाइड करना था कि भैरों सिंह शेखावत जी में से और मास्टर आदित्येंद्र में से कौन सीएम बनेगा। तो इन 152 में से 110 एमएलएज ने ये डिसाइड किया कि अब जो पार्टी की लीडरशिप है वो भैरों सिंह शेखावत जी के अंदर रहनी चाहिए और भैरों सिंह शेखावत जी को एज ए चीफ मिनिस्टर अपना कार्यकाल शुरू करना चाहिए। तो इन दोनों कॉम्पिटिटर्स में से फिर फाइनली भैरों सिंह शेखावत जो है वो चीफ मिनिस्टर बनकर रूल करते हैं। फिर हमारा थर्ड टाइम जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगता है 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक 111 दिन का। ये तीसरी टाइम है जब राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लगा है। और ये फैक्ट आपको पता होगा कि राजस्थान में अभी तक 4 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगा है, जिनमें से 3 टाइम आपको बता चुका हूं और चौथा टाइम भी हम आगे देख लेंगे, लेकिन ये थर्ड टाइम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से 4 टाइम है जिनमें प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद 1980 के जो इलेक्शंस होते हैं 7th असेंबली के, वेट फॉर ए मिनट, ये देखिए यहां पे 6th असेंबली थी, ठीक है, 1977 में बनी और 1980 में प्रेसिडेंट रूल लग गया। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो उपचुनाव हुए राजस्थान असेंबली के, मतलब राजस्थान जो स्टेट असेंबली है उसको भंग कर दिया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि स्टेट असेंबली को भंग करके उपचुनाव करवाए गए पूरी असेंबली के। और देखिए 1977 से 1980 तक ही जो है भैरों सिंह शेखावत जी की सरकार चली और 1980 में फिर से चुनाव होके रिजल्ट आते हैं और ये 7th असेंबली के तौर पर टेन्योर शुरू होता है 1980 के इलेक्शंस में, और जिसमें जगन्नाथ पाड़िया जी जो है एज ए सीएम बनके राजस्थान में आते हैं। और राजस्थान में ये 1981 तक, मतलब 1 साल 38 दिनों तक जगन्नाथ पाड़िया जी अपना टेन्योर पूरा करते हैं। 7th असेंबली आ चुकी है और 7th असेंबली में मैंने आपको एक फैक्ट करवाया था फर्स्ट असेंबली के साथ का, तो आप याद कीजिए कि 7th असेंबली में और फर्स्ट असेंबली में क्या चीज कॉमन है, मैं थोड़ा सा आगे आपको डिस्कस जरूर करूंगा। एससी वर्ग से आने वाले जगन्नाथ पाड़िया जी राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर है। देखिए माइनॉरिटी वर्ग से आने वाले पहले चीफ मिनिस्टर राजस्थान के रहे हैं बरकतुल्ला खान जी। एससी वर्ग से आने वाले राजस्थान के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं जगन्नाथ पाड़िया जी, ये आपको याद रहना चाहिए। 1957 में 25 साल 3 महीने की उम्र में पहली बार ये सांसद बने और दूसरी लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद थे, क्योंकि ये 1957 में दूसरी लोकसभा के चुनाव हुए थे, 1952 में फर्स्ट के हुए थे। और दूसरी लोकसभा में जो एमपीज चुन के आए, उन एमपीज में जो सबसे यंगेस्ट एमपी थे वो थे जगन्नाथ पाड़िया जी, जिनकी उम्र थी मात्र 25 साल 3 महीने। मतलब इतनी कम उम्र में जगन्नाथ पाड़िया जी जो है वो संसद में पहुंच गए थे और इनका जो पॉलिटिकल करियर है काफी लंबा पॉलिटिकल करियर रहा और काफी इन्फ्लुएंशियल, काफी मैं कहूँ तो नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस सुलझे हुए सीएम राजस्थान के रहे हैं। 1965 में राज्यसभा सांसद रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो 1957 से अपना सफर शुरू किया एज ए यंगेस्ट एमपी। और इंदिरा गांधी जी की महत्वपूर्ण और इंदिरा गांधी जी की जो लीडरशिप थी, हम देखते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग और काफी ऐसे जो लोगों की वहां जगह थी जो एफिशिएंट और अपना वर्क में डिलीवरी दे सके। तो जगन्नाथ पाड़िया जी को उप वित्त मंत्री के रूप में वहां पे एस्टेब्लिश किया गया। आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जगन्नाथ पाड़िया जी को यहाँ पे दी गई थी। 1973 में
दूरसंचार उप मंत्री बने और फिर बिहार और हरियाणा के बाद में राज्यपाल रहे। तो दो स्टेट्स के राज्यपाल रहने वाले जो सीएम है वो कौन है? जगन्नाथ पाटिया जी। कहां से रहे थे? बिहार और हरियाणा के राज्यपाल ये रहे हैं। तो कौन से सीएम के स्टेट के राज्यपाल रहे हैं, कौन 2 का रहा है, कौन 3 का रहा है, ये आप जरूर याद रखिए। 3 का तो मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं शिवचरण माथुर। ये भी 7th असेंबली में सीएम बनते हैं, क्योंकि जगन्नाथ पाटिया जी 1 साल और कुछ दिन तक सीएम रहते हैं और उसी बीच जो है राजनीतिक हलचल होती है और शिव चरण माथुर जी का एज ए सीएम के लीडर में एज ए सीएम के तौर पर उन्हें नियुक्त किया जाता है और इलेक्ट किया जाता है अवुड से, और 3 साल 224 दिन का ये अपना टेन्योर पूरा करते हैं। शिव चरण माथुर जी मांडलगढ़ सीट से चुनाव जीतकर असेंबली में आते थे। तो ये जो फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जरूर आप याद रखें। शिव चरण माथुर जी के भी काफी लंबे टेन्योर तक सीएम रहे और काफी विकासात्मक कार्यों में अपना योगदान दिया। असम 2008 से 9 तक असम के राज्यपाल रहे थे। 2008 से 9 में एज ए गवर्नर ऑफ असम इन्होंने वर्क किया था। 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक फिर से मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, पहले 85 तक रहे 81 से, और फिर 88 से 89 तक दूसरी बार सीएम रहे। 2003 में वे मांडलगढ़ से विधायक चुन के फिर से स्टेट असेंबली में आए थे। देखिए 2003 जो ज्यादा पुराना पीरियड नहीं हुआ है, तो 1980 में जब वो सीएम रहे थे, उसके बाद से 2003 में एक बार फिर से चुन के एज ए एमएलए राजस्थान असेंबली में आए, और 2000 उसके बाद भी देखिए 2008-9 में उन्होंने एज ए गवर्नर ऑफ आसाम इन्होंने कार्य किया। शिव चरण माथुर जी के टाइम पीरियड में 2 जो है बड़ी घटनाएं हुई थी, बड़े इश्यूज हुए थे, वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। देखिए, राजा मान सिंह एनकाउंटर प्रकरण है जो तो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था लास्ट ईयर, जब इसका फाइनल जो है 2020 में, लास्ट ईयर तो नहीं 2020 में फाइनल इसका वर्डिक्ट जो है निकलकर सामने आया था। पहले तो डीग चुनाव रैली मामला था, उसमें क्या रहा, और फिर राजा मान सिंह एनकाउंटर जो है वो क्या हुआ। राजा मान सिंह जो है राजघराने से आते थे और भरतपुर में जो डीग है वहां से चुनाव लड़कर भी असेंबली में वो आते थे। मान सिंह 1952 से निर्दलीय चुनाव जीत रहे थे और असेंबली में एज ए एमएलए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और डीग एरिया में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो थे विजेंद्र सिंह। 1952 से ये कहानी चल रही थी, और वहां से जो राजा मान सिंह है वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट इलेक्शंस जीत के असेंबली में पहुंच रहे थे, और क्योंकि कांग्रेस का काफी ज्यादा होल्ड था, फिर भी कांग्रेस के जो विजेंद्र सिंह थे वो उनको डिफीट नहीं कर पा रहे थे। 1985 का एक पीरियड आता है। सो 1985 में शिवचरण माथुर जी की रैली हुई, क्योंकि ये एक चुनावी रैली थी। चुनावी रैली हुई 1985 में, और जो वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी थे विजेंद्र सिंह, उनको उनके सपोर्ट में, उनको जिताने के लिए शिवचरण माथुर जी ने वहाँ रैली की। और उस रैली में क्योंकि जब रैलीज होती है तो जो छोटे स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे होते हैं उनमें थोड़ी सी मतभेद होती है, और काफ़ी ज़्यादा झगड़े और इस तरीके के जो मैं कहूँ तो एक्शंस है वो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और भी बहुत कुछ हुआ, क्योंकि उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो वीडियोस है, उनमें काफ़ी अलग अलग कहानियाँ जो है वो इसमें बताई जाती है। कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, लेकिन फाइनली जो इवेंट हुआ वो ये हुआ कि राजा मान सिंह जो है वो अपनी जीप लेके आए, और वो जोंगा जीप उनके पास होती थी, और वो जीप लाके जो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर था उस हेलीकॉप्टर में ले जाके उन्होंने वो जीप क्रैश करवा दी। वो हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से क्रैश हो गया, या फिर मैं कहूँ तो डैमेज हो गया। फिर मान सिंह जी द्वारा वो
जीप बैक करके जहां पे सीएम का जो मंच था, जो मेन स्टेज था, उस पर लाके उन्होंने उस पर कोलैप्स करवा दी। तो जो ये जो इवेंट है ये काफी ज्यादा न्यूज में काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा था, और आप यूट्यूब पर भी अभी देखोगे तो आपको ये इसकी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, सीएम की रैली में राजा मान सिंह द्वारा ये जीप कांड किया गया। उसके बाद भरतपुर के राजा मान सिंह और उनके 2 साथी का एनकाउंटर हुआ, और एनकाउंटर में राजा मान सिंह और उनके 2 साथी मारे गए। और 35 साल बाद 1920 में मथुरा की एक कोर्ट में एक केस चला कि जो उनका एनकाउंटर हुआ था वो फर्जी हुआ था, या फिर वैध रूप से उनका एनकाउंटर नहीं हुआ था, उनका एनकाउंटर होना नहीं चाहिए था। इस तरीके का जो है केस चला मथुरा की केस कोर्ट में। और 2022 में मथुरा की जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है उसने ये फैसला दिया कि 11 पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और जिनमें एक पुलिस उप अधीक्षक भी यानी डीएसपी रैंक के जो है अफसर भी हैं। मतलब 1985 में जो कांड हुआ उसका केस इतना लंबा चला कि उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो 2020 में आया सीबीआई स्पेशल कोर्ट की तरफ से, और उस वर्डिक्ट में ये कहा गया कि 11 पुलिसकर्मियों को इस एनकाउंटर का दोषी माना गया। मतलब ये माना गया कि इसका एनकाउंटर लीगल तरीके से नहीं हुआ, इलीगल एनकाउंटर हुआ, और 11 पुलिसमैन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा इस कोर्ट द्वारा सुनाई गई। तो ये जो डीग रैली मामला है और राजा मान सिंह एनकाउंटर वाला मामला है वो शिव चरण माथुर जी के टाइम पीरियड में एक लैंडमार्क इवेंट था, और उसके बाद से क्योंकि राजनीति में इतनी ज़्यादा हलचल हुई और ग्राउंड लेवल पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, और बाद में जो सीएम जी शिप जो है वो एक नए चेहरे की तरफ अपना रुख ले लेती है, और शिव चरण माथुर जी का जो एरा है वो लगभग यहाँ पे एक तरीके से एंड होता है। और उसके बाद में उसके जस्ट बाद में बनते हैं हीरा लाल देवपुरा जी राजस्थान के सीएम, और ये भी 7th असेंबली में। तो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट असेंबली, राजस्थान की फर्स्ट स्टेट असेंबली और 7th स्टेट असेंबली जो बनी थी उनमें एक चीज कॉमन है, और वो चीज कॉमन क्या है? वो चीज कॉमन है ये है कि इन दोनों असेंबलियों ने 3 सीएम्स का टेन्योर देखा है। मतलब राजस्थान की जो फर्स्ट असेंबली थी और राजस्थान की जो 7th असेंबली थी, ये दोनों ही असेंबली आज तक ऐसी हुई है जिन्होंने 3 सीएम्स का टेन्योर देखा है। फर्स्ट असेंबली में कौन से 3 सीएम थे? फर्स्ट असेंबली में टीकाराम पालीवाल जी, जयनारायण व्यास जी और मोहनलाल सुखाड़िया जी। 7th असेंबली में कौन कौन से थे हमने अभी देखा है। हीरालाल देवपुरा लास्ट बने हैं, शिव चरण माथुर जी थे और जगन्नाथ पाड़िया जी थे। तो फर्स्ट में तो बहुत इजी है याद करना, लेकिन 7th वाला जो है थोड़ा सा याद रखें, जगन्नाथ पाड़िया जी, शिवचरण माथुर जी और हीरालाल देवपुरा जी। और बहुत ही 7th वाली में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है। 7th असेंबली में कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 3 सीएम किस असेंबली में रहे? 7th असेंबली इलेक्शन में रहे। ऐसी कौन सी असेंबली थी जिनमें सबसे मिनिमम टेन्योर के सीएम रहे? कौन सी असेंबली थी? 7th असेंबली थी जिनमें हीरालाल देवपुरा जी राजस्थान के सीएम रहे, जो सिर्फ 15 दिनों के लिए सीएम रहे और मिनिमम टेन्योर तक सीएम रहे। ठीक है। और 7th असेंबली इलेक्शंस में ही शिव चरण माथुर जी भी सीएम रहे, जिनके कार्यकाल में डीग रैली मामला जो है तूल पकड़ा था। हीरालाल देवपुरा जी के बारे में देखिए, 15 दिन तक ये सीएम रहते हैं, फिर 1985 में फिर से इलेक्शंस होते हैं, और हीरालाल देवपुरा जी जो है कुंभलगढ़ की जो सीट है वहां से जीत कर आते हैं। न्यूनतम सीएम का कार्यकाल जो है वो न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम जो है वो हीरालाल देवपुरा जी है। और आशा शाह देवपुरा जो पन्नाध्याय जो थे, उदय सिंह को बनवीर के जो षड्यंत्र से उठाकर लेके आए थे और केलवाड़ा गांव में लाकर पन्नाध्याय ने उदय सिंह को केलवाड़ा गांव में शरण दिलवाई, और वो शरण जो दिलवाई थी वो देवपुरा परिवार जो है, आशा शाह देवपुरा, उनके परिवार में शरण दिलवाई। और आशा शाह देवपुरा के देख रेख में ही उदय सिंह का जो है
बचपन गुजरा और उदय सिंह जी की अपब्रिंगिंग हुई। इसीलिए जो ये देवपुरा परिवार है उसकी मेवाड़ की जो हिस्ट्री है उनमें एक अहम भूमिका है, और मेवाड़ का जो राजघराना है वो देवपुरा जो घराना है कुंभलगढ़ का, उसको काफी रिस्पेक्ट भी करता है और काफी ज्यादा उसका मैं कहूँ तो कृतज्ञ भी है। और हीरालाल देवपुरा जी इसी राजवंश से आते थे, इसी आशा शाह देवपुरा के राजवंश से आते थे। मेवाड़ प्रजामंडल के काफी प्रोमिनेंट लीडर रहे थे और पहली बार 1967 में विधायक बन के स्टेट असेंबली में आए थे और मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार में मंत्री भी रहे थे। तो हीरालाल देवपुरा जी जो मिनिमम टेन्योर के लिए सीएम रहे, उनके बारे में भी काफी कम जानकारी है किताबों में भी और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक में। तो जितनी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हीरालाल देवपुरा जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपके सामने कंसोलिडेट करके रख चुका हूं, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें जरूर याद रहे, असेंबली जरूर याद रहे और कुछ यूनिक जो चीज है वो जरूर याद रहे। फिर आते हैं 8th असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं 1985। 1985 में 8वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं और 8वीं विधानसभा में जो चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। पहले हरिदेव जोशी जी रहते हैं, जो मैं आपको हरिदेव जोशी जी का जो मैंने आपको प्रोफाइल पढ़ाई उसमें मैंने ये टेन्योर आपको उसी वक्त बता दिया था। फिर ये दोनों टेन्योर मैंने आपको बताए थे 85 से 88 और 89 से 90। फिर शिवचरण माथुर जी जो हैं बीच में 1988 से 89 में कुछ दिन जो है शिवचरण माथुर जी भी रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है दो जो सीएम्स है वो 8th असेंबली देखती है। हालांकि यहाँ पे सीएम का जो टेन्योरशिप है वो तो 3 है कि 3 पहली बार ये बने, दूसरी बार ये बने और तीसरी बार फिर से हरिदेव जोशी जी बने, लेकिन 3 अलग अलग नहीं बने। 3 अलग अलग सीएम 2 असेंबलीज में बने, पहली और 7वीं में। पहली में टीकाराम पालीवाल जी, जयनारायण व्यास जी और मोहनलाल सुखाड़िया जी, और हमारे 7वीं में हरिदेव जोशी जी और शिवचरण माथुर जी और हीरालाल देवपुरा जी। ओके, अब सॉरी हरिदेव जोशी जी नहीं, हमारे जगन्नाथ पाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी और हीरालाल देवपुरा जी। तो 8th असेंबली इलेक्शंस 1985 से 1990 तक ये असेंबली चलती है और इसमें जो 2 सीएम्स जो इस पूरे टेन्योर में रहते हैं उन दोनों सीएम की जो है हमने प्रोफाइल देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको इस टेबल के माध्यम से दिखा रहा हूं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जरूर याद रखें। हरिदेव जोशी जी की मैंने आपको बताया था कि ये 2 बार शुरू में अलग जगह से रहे थे और फिर उसके बाद 8 टाइम जो है लगातार बांसवाड़ा से रहते और लगातार 10 बारी एमएलए रहे हैं, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। और शिवचरण माथुर जी मांडलगढ़ से आते हैं और हीरालाल देवपुरा जी कहां से आते हैं? कुंभलगढ़ से। ठीक है, ये चीज आप जरूर याद रखें। इन हरिदेव जोशी जी को, शिवचरण माथुर जी की मैं डिटेल में प्रोफाइल डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको इसकी एक टेबल में ही आपके सामने लेके आया हूं। फिर आती है 9th असेंबली। 9th असेंबली जो है 1990 से शुरू होती है, 95 तक चलती है और फिर आती है 11वीं असेंबली के इलेक्शन जो 1998 में होते हैं। तो 9th असेंबली और 11th असेंबली में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो है भैरव सिंह शेखावत जी। और भैरव सिंह शेखावत जी की जो प्रोफाइल है वो मैं आपके साथ तसल्ली से डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, भैरव सिंह शेखावत जी ने काफी बार जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज किया था, इसीलिए हर बार किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आए वो आप जरूर याद रखें। जब 1990 से 1992 तक ये चीफ मिनिस्टर रहे तो वो छबड़ा से एज ए एमएलए बनकर आए थे और 9th असेंबली में 1990 के इलेक्शन में आए गए। और ये 4th टाइम जो है, 4th टाइम प्रेसिडेंट रूल जो है हमारे यहाँ पे राजस्थान में लगता है, जो 1992 से 1993 तक रहता है। ठीक है, और फिर भैरव सिंह शेखावत जी फिर से जो चुनाव होते हैं उनमें बाली से इलेक्ट होकर आते हैं और 10th जो है इलेक्शन 1993 में जो 10th, देखिए 1990 में 9th हो गए और 1993 में जो है ये 10th जो है इसमें बीच में रह गया था। 10th असेंबली के इलेक्शंस में भैरव सिंह जी शेखावत जी जीत के आते हैं और फिर 11th वाली जो है वो आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये 9th का हो गया, 9th असेंबली का, और ये 10th असेंबली इलेक्शंस की बात हमने कर ली। बीच में 4th टाइम प्रेसिडेंट रूल भी लगता है और ये फाइनल एंड लास्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल है। 4 बार प्रेसिडेंट रूल लगे, चारों बार की हमने डिस्कस कर ली। और अब हम आते हैं 11th
असेंबली में जो थी 1998 से। तो अशोक गहलोत जी जो अभी हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी है, तो श्रीमान अशोक गहलोत जी जो है 1998 में 11वीं असेंबली में सबसे पहली बार एज ए चीफ मिनिस्टर 11th, ये देखिए 1998 में 11th असेंबली में सबसे पहली बार एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट होते हैं और 2003 तक अपना पूरा कार्यकाल जो है वो कंप्लीट करते हैं, 5 साल 7 दिन का। देखिए 1998 से लेकर अब 2023 चल रहा है, यहां बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की अल्टरनेट सरकार आई है। और अल्टरनेट सरकार में भी जैसे कांग्रेस के अशोक गहलोत जी सीएम रहे हैं और बीजेपी से वसुंधरा राजे जी सीएम रहे हैं, फिर कांग्रेस से श्रीमान अशोक गहलोत जी रहे और फिर बीजेपी से वसुंधरा राजे जी रही और अब कांग्रेस से अशोक गहलोत जी की सरकार है। देखिए 98 से 3 तक ये रहा, फिर ये 3 से 8 तक वसुंधरा राजे जी की सरकार रही, ठीक है, और ये 8 से 13 तक फिर कांग्रेस की सरकार रही और 13 से 18 तक फिर बीजेपी की सरकार रही और 18 से अब 23 तक कांग्रेस की सरकार है और नेक्स्ट सीएम जो है वो आगे देखा जाएगा। अभी तक तो ये कहानी चल रही है। सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एज ए एमएलए जोधपुर में जो पड़ता है सरदारपुरा जोधपुर, यहां से एज ए एमएलए श्रीमान अशोक गहलोत जी चूज होकर आते हैं। 3 टाइम सीएम रह चुके हैं, 98 से 3, 8 से 13 और 18 से 2023 तक अब कंप्लीट हो ही जाएगा, लगभग काफी कम ही टाइम बचा है। तो 3 टाइम्स कंप्लीट, मतलब कंप्लीट टेन्योर इन्होंने किया है। देखो 2 सीएम्स की मैं आपको बात बता देता हूं कि 3 टाइम सीएम, ठीक है, एक तो ऐसे, दूसरा 3 टाइम सीएम, ठीक है। ये पहला तो मैं आपको वो 3 टाइम सीएम पूछ रहा हूं जिन्होंने फुल टेन्योर एक भी बार नहीं किया, फुल टेन्योर नहीं किया, सॉरी। हम यहां पे कर लेते हैं 3 टाइम सीएम, 3 टाइम सीएम। एक तो ऐसे जिन्होंने टेन्योर एक भी बारी पूरा नहीं किया, आप मेरी बात समझिए, एक भी बारी पूरा नहीं किया तीनों में, और एक ऐसे 3 टाइम सीएम रहे जिन्होंने तीनों टाइम पूरा किया। तो ये तो है अशोक गहलोत जी, ठीक है, श्रीमान अशोक गहलोत जी। और एक भी बारी पूरा नहीं किया वो थे हरिदेव जोशी जी, ठीक है। ये दोनों चीज हम देख चुके हैं। हरिदेव जोशी जी जो मैंने आपको प्रोफाइल पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये देखिए 3 बारी सीएम रहे थे पर एक भी बार जो है 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। और अशोक गहलोत जी की ये खासियत है कि 3 बारी सीएम रहे और अब क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2023 वाले कार्यकाल पूरा करेंगे तो तीनों बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। 1998 में जब सबसे पहली बार अशोक गहलोत जी सीएम बने तो कांग्रेस की जो सीटें थी वो 200 में से 153, मतलब काफी ज्यादा मेजोरिटी में कांग्रेस ने सीटें जीती थी, ठीक है। और जो लैंडमार्क स्कीम्स है अशोक गहलोत जी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि इंडिया, पैन इंडिया और पैन पूरे वर्ल्ड वाइड में स्टडी का फोकस बनी हुई है, लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और जो रियल वेलफेयरिस्टिक स्टेट के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम वेलफेयरिस्टिक स्टेट की बात करते हैं, वो उनको धरातल पर उतारने वाली जो स्कीम्स है उनको लाने का काम किया है श्रीमान अशोक गहलोत जी ने। और इन स्कीम्स को एज ए लैंडमार्क पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। जैसे निशुल्क दवा योजना 2013 में शुरू की गई थी जो, और 2011 में आई थिंक, और निःशुल्क जांच योजना है और उसी को एक्सटेंड करते हुए अब जो चिरंजीवी योजना है और RGHS है, ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू किया गया है, ठीक है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, IM शक्ति उड़ान स्कीम, इंदिरा रसोई योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना भी चल रही है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कहूँ तो शहरी नरेगा के नाम से जो अभी शुरू हुई है, जो शहर के मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको रोजगार की गारंटी देने के लिए। तो जो लैंडमार्क स्कीम्स है अशोक गहलोत साहब के टाइम पीरियड की, वो ये है। और मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
और ये 1980 में जब पॉलिटिक्स में एंट्री हुई श्रीमान अशोक गहलोत जी की, तो 80 से लेकर अब तक इन्होंने कौन से मेजर पॉलिटिकल जो पोजीशंस है उनको होल्ड किया, उसकी एक लिस्ट है। इसको क्योंकि मैं इसकी बारीकी में नहीं जाऊंगा, मैं ये एक स्लाइड आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप इसको देख ले और समझ ले और खुद से एक बार इसको गो थ्रू हो जाए। 1980 से 84 तक ये 4 पोजीशन इन्होंने सेंट्रल मिनिस्ट्री में या सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया। 1984 से 89 में भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट टूरिज्म में और सिविल एविएशन, स्टेट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन की तरह काम किया। मतलब शुरू के जो इनिशियल टाइम था इनका पॉलिटिक्स में, तब ये सेंट्रल पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव रहे थे। 91 से 96 में भी काफी अलग अलग कमेटीज में, स्टैंडिंग कमेटीज में, जैसे रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी है, कंसल्टेटिव कमेटी है कम्युनिकेशन की, वहां में इन्होंने एज ए पार्टिसिपेट किया एज ए कैंडिडेट या फिर एज ए मेंबर। उसके बाद 96 से 98 में 11वीं लोकसभा में स्टैंडिंग कमेटी रेलवे और कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ कम्युनिकेशन के फिर से मेंबर रहे और 98 से 99 में लोकसभा में इलेक्ट हो गया और 98 से फिर जो है एज ए चीफ मिनिस्टर ये राजस्थान के रहे। और जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे तो ये विपक्ष में बैठे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इन्होंने कभी काम नहीं किया। मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर इन्होंने कभी भी काम नहीं किया है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया कि 4 सीएम के नाम देके पूछा गया कि इनमें से कौन से सीएम जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो वसुंधरा राजे जी एक बार नेता प्रतिपक्ष जरूर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी जब सीएम थे तब तो सीएम थे ही, जब सीएम नहीं थे तो कभी भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इन्होंने रोल प्ले नहीं किया है। तो ये फैक्ट आप जरूर नोट कर लीजिए। फिर है वसुंधरा राजे जी, जो सबसे पहली बार 2003 में एज ए चीफ मिनिस्टर बन के आए और वसुंधरा राजे जी जो है राजस्थान की फर्स्ट फीमेल सीएम जो है वसुंधरा राजे जी हैं। यशोदा देवी जी राजस्थान की फर्स्ट फीमेल एमएलए थी, जिनकी कहानी मैंने आपको बताई थी। 1953 में सोशलिस्ट पार्टी से चुनकर आई थी और वसुंधरा राजे जी फर्स्ट फीमेल सीएम है राजस्थान की, जो 2003 में बने और इन्होंने अपना पूरा टेन्योर पूरा किया भारतीय जनता पार्टी से चुन के और झालावाड़ से जो है ये एज ए एमएलए सीट अपने पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट फीमेल सीएम है राजस्थान के और इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि जो एमएसएमई मिनिस्ट्री बनी तो उनकी जो मिनिस्ट्री में जब नियुक्ति हुई तो ये फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर बने थे एमएसएमई मिनिस्ट्री की। और ठीक है, ये थोड़ा सा यहां से जो है कट गया है तो मैं इसको पूरा जो है आपको बता देता हूं। 1985 से 90 में धौलपुर, ये जो है स्टेट असेंबली में वो कहां से आए? सबसे पहले 1985 में इन्होंने स्टेट असेंबली में पार्टिसिपेट किया और धौलपुर से पार्टिसिपेट किया। फिर 3 से 8, 8 से 13 और 13 से 18 जो भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया वो झालरापाटन से। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि वसुंधरा राजे जी ने जो एज ए एमएलए हमेशा वो झालरापाटन से रही है, नहीं, उन्होंने एक बार एज ए धौलपुर से भी वो एमएलए रहे हैं, उसके बाद से वो झालरापाटन में जरूर रहे हैं। और एमपी कौन कौन से लोकसभा में रहते हैं? 9th में रहते, 10th में रहते, 11th में रहते और 12th में रहते। ठीक है, 18 में से 3 यहाँ पे एमपीज रहते और ये स्टेट असेंबलीज जो है यहाँ पे कब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था ये बात है। देखिए यहाँ पे ये एमएलए रही थी 85 से 90 में, फिर 1989 से ये लोकसभा में चली गई थी, फिर लोकसभा में रही थी 2003 तक और 3 के बाद फिर स्टेट इलेक्शंस असेंबली में इनकी एंट्री हो गई थी। तो कब कब एमपी रहे, कब कब एमएलए रहे और कहां कहां से रहे, इसकी एक डिटेल जो है वो इसमें दी गई है। तो ये जो लिस्ट है ये इन्होंने कौन कौन से पद कब कब संभाले, जैसे अशोक गहलोत जी की हमने प्रोफाइल डिस्कस की, वैसे ही वसुंधरा राजे जी ने कब कब कौन से जो रोल्स है वो प्ले की। 85 से 87 में उपाध्यक्ष थे भाजपा युवा मोर्चा के, 98 से 99 में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के तौर पे इन्होंने काम किया, मतलब सेंट्रल लेवल पे।
अशोक गहलोत जी ने भी अपनी इनिशियल पॉलिटिक्स में सेंट्रल लेवल पे काफी काम किया, और वसुंधरा राजे जी का भी सेम है, इन्होंने अपनी इनिशियल पॉलिटिक्स में सेंट्रल लेवल पे काफी काम किया। 13 अक्टूबर 1999 में केंद्रीय राज्य मंत्री बनी, स्वतंत्र प्रभाव की किसकी, लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग की। जो फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर मैंने आपको बताया था वो यही मैं बात कर रहा था। 2003 में अध्यक्ष बने भाजपा राजस्थान के, और 2003 से 8 का जो टाइम था उसमें विपक्ष के नेता, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इन्होंने काम किया। जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि वसुंधरा राजे जी ने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर काम किया है 2003 से 8 तक, लेकिन अशोक गहलोत जी ने एक भी बार एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन रोल प्ले नहीं किया है, ठीक है। और 13 से 18 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री ये रहे थे। ओके, मेजर वर्क्स जो वसुंधरा राजे जी की सरकार के टाइम किए गए थे, राजस्थान गौरव पथ स्कीम जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेजर रोड से लेके और जो ग्राम पंचायत मुख्यालय वहां तक जो रोड बनाने की स्कीम थी, गौरव पथ स्कीम। आई स्टार्ट जो राजस्थान में टेक्नोलॉजी को रिलेटेड भामाशाह टेक्नो हब बनाया गया, भामाशाह आई स्टार्ट, और राजस्थान का अलग से ईमेल बनाया गया, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी ज्यादा एडवांसमेंट्स हुए। भामाशाह जल स्वावलंबन योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, राजश्री योजना और अन्नपूर्ण भंडार योजना जो है मेजर योजनाएं हैं वसुंधरा राजे जी के गवर्नमेंट के टाइम की। काफी अच्छी योजनाएं थी और काफी अच्छे से ये इंप्लीमेंट हुई, फ्रूटफुल रिजल्ट भी दिए। तो दोनों सरकारों में जो योजनाएं आई है, नो डाउट ये कहना पड़ेगा कि दोनों सरकारों में अच्छी अच्छी योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर 13वीं, 14वीं और 15वीं असेंबली, 13वीं असेंबली के इलेक्शन हुए 2008 में, 14वीं के हुए 2013 में और 15वीं के हुए 2018 में। तो इनमें जैसे जैसे जो सीएम रहे वो मैंने आपको बता दिया। 8 से 13 रहे अशोक गहलोत जी, ठीक है। 13 से 18 रहे वसुंधरा राजे जी, ठीक है। और 18 से 23 15वीं विधानसभा जो अभी चल रही है इसमें अशोक गहलोत जी रहे हैं। और ये तीनों जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अशोक गहलोत जी जब भी एमएलए रहे तो कहां से रहे, सरदारपुरा जोधपुर से। लेकिन वसुंधरा राजे जी जब भी रही झालरापाटन से रही, लेकिन 1985 में जब वो पहली बार एमएलए बनी थी तो वो कहां से रही थी, धौलपुर से। ये देखिए 85 से 90 तक कहां से रही थी, धौलपुर से। तो ये जो फैक्ट है, थोड़ी सी फैक्ट में थोड़ी सी वेरिएशन होती है, तो ये अगर आप याद रख लेंगे तो आपको सही रहेगा। ये 90 डेज नहीं है भाई, ये तो अभी पूरा होने वाला है टेन्योर, टिल डेट लिख लीजिए इसमें, अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमारा डिस्कशन हो गया कि राजस्थान में कौन कौन से सीएम रहे 1949 से लेकर, और अगर इलेक्टेड सीएम की बात करूं तो 1952 से लेकर 2023 तक की हमने बात कर ली। अब हर मुख्यमंत्री की प्रोफाइल हमने डिटेल में देखी, और जो फैक्ट्स समझने लायक थे हमने समझे, और जो क्रक्स निकालने वाली चीजें थी वो हमने निकाली। जैसे पहली और 7वीं असेंबली में 3 सीएम देखे, ये फैक्ट तो अब हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। मिनिमम टेन्योर के सीएम, मैक्सिमम टेन्योर के सीएम, 3 बार जो गवर्नर रहे वो सीएम, ठीक है। अब लास्ट में कुछ स्लाइड्स मैंने ऐसी बनाई है जिसमें मैं आपको सीएम वाइज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसका डिस्कशन करूंगा। जैसे हर एक सीएम की नाम लेके उनके बारे में यूनिक जो चीजें हैं वो एक साथ में लिख के लाऊंगा। अभी तक तो हमने पूरी प्रोफाइल डिस्कस की कि भाई टेन्योर ये था, इतने टाइम पीरियड किया, इतनी इस पार्टी से आए, ये किया वो किया। अब मैं टू द पॉइंट जो उस मुख्यमंत्री के टाइम में इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी। जयनारायण व्यास जी की पढ़ाई हमने की, ठीक है। जयनारायण व्यास जी को दरा का धूणी, शेर ए राजस्थान या फिर लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इस नाम से अगर आपसे कोई पूछेगी राजस्थान का लोक नायक किसे कहते हैं तो जयनारायण व्यास जी को। जयनारायण व्यास जी ने इन मैगजीन्स के एज ए एडिटर काम किया, एज ए संपादक काम किया। कौन सा, पीप जो इंग्लिश में छपी थी, अखंड भारत 1938 में मुंबई से छपी थी, अजमेर से आगे बाण जो छपती थी, और ये बेवार नहीं है ब्यावर है, ब्यावर से तरुण राजस्थान, ठीक है। तो ये चारों जो एडिशंस है ये आप जरूर याद रखें जयनारायण व्यास जी के बारे में। ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में, एक दो एग्जाम छोड़ के एक दो एग्जाम में मिल ही जाएगा, ठीक है। पीप अंग्रेजी में, अखंड भारत मुंबई से,
अजमेर से आगीबाण और ब्यावर से तरुण राजस्थान। इसके कौन संपादक थे? जय नारायण व्यास जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में 4 बार सीएम रहे और सबसे ज्यादा टाइम पीरियड 16 साल 194 दिन। ठीक है, कितनी बार सीएम रहे? 4 बार। 3 बार सीएम कौन कौन रह चुके हैं? अशोक गहलोत जी रह चुके हैं और हरिदेव जोशी जी रह चुके हैं। अशोक गहलोत जी ने तीनों बार पूरा टेन्योर किया है, ये मान के चल रहा हूं कि ये बार जब भी हो जाएगा, और हरिदेव जोशी जी ने एक बार भी पूरा टेन्योर नहीं किया। ऐसे ऐसे फैक्ट तो हमने याद कर लिए। अधिकतम कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे हैं और फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर जो थी कमला बेनीवाल, वो इनके टाइम भी मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पर ही वो मिनिस्टर बनी थी। तो फर्स्ट फीमेल एमएलए कौन थी? यशोदा देवी जी 1953 में सोशलिस्ट पार्टी से आई थी। लेकिन फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर कौन बनी थी? कमला बेनीवाल बनी थी। कमला बेनीवाल आगे जाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। लेकिन कमला बेनीवाल फर्स्ट टाइम मिनिस्टर किसकी सरकार में रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी के। और फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल जो है 1967 में किसके कार्यकाल में लगा था? मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम। इस तरीके से जो फैक्ट्स है वो आपको जरूर याद रखने चाहिए। बरकतुल्ला खान जी के बारे में मैंने आपको बताया कि एकमात्र और फर्स्ट एंड लास्ट जो है अल्पसंख्यक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं वो बरकतुल्ला खान रहे हैं। हरिदेव जोशी जी मैंने आपको बताया शुरू में 2 बार, एक बार प्रतापगढ़ से और एक अलग जगह थी जो मैंने आपको बताई, और 8 बारी बांसवाड़ा से। टोटल 10 बारी लगातार विधायक रहे और 3 बारी मुख्यमंत्री रहे, और तीनों बारी में से एक भी बारी जो है अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं किया। विपक्ष के नेता भी रहे और मुख्य सचेतक के रूप में भी कार्य किया, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में भी इन्होंने कार्य कर चुके हैं हरिदेव जोशी जी। तो वसुंधरा राजे जी और हरिदेव जोशी जी ये दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं। ये बात हमने आज क्लियर कर ली। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा? हरिदेव जोशी के लिए। फर्स्ट टाइम किसके लगा था? मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम में। सेकेंड टाइम 67 में। ओके, वेट, हाँ, दूसरी बारी हरिदेव जोशी जी के बाद। ठीक है, कब लगा? 75। ठीक है, थर्ड और फोर्थ देख लेंगे। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत जी पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने, 3 बार सीएम रहे। अब देखो 3 बार सीएम कौन कौन रहे? अशोक गहलोत जी, हरिदेव जोशी जी और भैरव सिंह शेखावत जी, ये तीनों 3 बार सीएम रहे। ठीक है, 10 बार विधायक रहे और राजस्थान के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और इंडिया के 11th वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने काम किया। और फर्स्ट टाइम मिड असेंबली इलेक्शंस कब हुए थे? भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे हुए थे, जो मैंने इनकी स्लाइड पढ़ाई थी जब ये फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद में मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति चुनाव जो है तीसरी बार 1980, चुनाव नहीं, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं, प्रेसिडेंट रूल की बात है। राष्ट्रपति शासन जो लगा था तीसरी टाइम वो 1980 में इनके टाइम में, और चौथे में 92 में। ये तीनों थर्ड और फोर्थ टाइम किस में लगा? भैरव सिंह शेखावत जी की। तो मैं यहां लिख देता हूं भैरव सिंह शेखावत, और तीसरी बारी लगा 80 में और चौथी बारी लगा 92 में। तो ये आप नोट कर लो। ये आपको आंखें बंद करके भी ये फैक्ट याद रखना चाहिए कि पहली बार जो है राजस्थान में 4 बारी प्रेसिडेंट रूल लगा। पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो 67 में लगा, मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार में लगा। सेकेंड टाइम जो लगा हरिदेव जोशी जी की सरकार में लगा, 75 में लगा। थर्ड टाइम जो लगा भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम में लगा, 80 में लगा। और फोर्थ टाइम जो लगा भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम लगा, 92 में लगा। इसकी कोई ट्रिक बनानी है तो ट्रिक बनाओ, एज इट इज याद करना तो एज इट इज याद करो, लेकिन ये याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछते हैं। जगन्नाथ पाड़िया जी के बारे में मैंने बताया, एससी वर्ग से आने वाले सबसे पहले सीएम जगन्नाथ पाड़िया जी थे। 57 में 25 साल की उम्र में, 25 साल 3 महीने की उम्र में जो दूसरी लोकसभा थी उसमें सबसे नवयुवक, सबसे यंगेस्ट एमपी जो थे जगन्नाथ पाड़िया जी थे। 1965 में राज्यसभा सांसद, इंदिरा गांधी की सरकार में राज्य वित्त मंत्री या वित्त उप मंत्री के रूप में इनको कार्य करने का मौका मिला था, और बिहार और हरियाणा के बाद में राज्यपाल भी रहे थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। शिवचरण माथुर जी के बारे में 2 बार सीएम रहे, एमपी में जन्म हुआ, लेकिन इनकी जो है राजस्थान में कहाँ कर्मस्थली रही? करौली में रही। 10वीं लोकसभा में सांसद रहे राजस्थान में 99 से 3 में। ये फैक्ट जरूर याद रखना कि राजस्थान में 1999 2003 में ARC आई, मतलब
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के जो चेयरमैन रहे थे वो शिवचरण माथुर रहे थे और 1999 से 2003 में ये नियुक्त की गई थी और आसाम के गवर्नर है 2008 में। शिवचरण माथुर जी के बारे में आप ये जरूर याद रखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना था राजस्थान में 2003 तक, 99 से 3 तक। उसके चेयरमैन कौन थे? शिवचरण माथुर थे, ये आपको याद रखना। हीरालाल देवपुरा जी के बारे में मैंने आपको बताया, 16 पहले 15 था, 15 या 16 दिन, कोई 15 कहीं 16 आता है, 15 या 16 दिन तक सीएम रहे, सबसे मिनिमम टाइम तक सीएम रहे। 1985 में विधानसभा अध्यक्ष भी रहा। ये चीज इसमें जरूर याद रखें कि ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, कौन से? हीरालाल देवपुरा जी। हीरालाल देवपुरा जी जो मिनिमम टाइम तक सीएम रहे 15-16 दिन तक और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। और कौन से ये एमएलए सीट जीत कर आते थे? कोमलगढ़ से, ये जरूर याद रखें। केवल 2 विधानसभाओं ने अपने कार्यकाल में 3 सीएम देखे। मैंने आपको बताई थी, एक तो पहली विधानसभा और एक 7वीं विधानसभा। पहली विधानसभा में 3 सीएम थे, टीकाराम पालीवाल जी, जय नारायण व्यास जी और मोहनलाल सुखाड़िया जी। और 7वीं में थे जगन्नाथ पाड़िया जी, शिवचरण माथुर जी और हीरालाल देवपुरा जी। पहली और 7वीं 2 विधानसभा ऐसी थी जिन्होंने 3 टाइम सीएम देखे, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं, पहली और 7वीं विधानसभा, पहली में टीकाराम पालीवाल जी, जय नारायण व्यास जी और मोहनलाल सुखाड़िया जी। 7वीं में जगन्नाथ पाड़िया जी, शिवचरण माथुर जी और हीरालाल देवपुरा। अब मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, ये तो मैंने आपको अभी तक जितने बता दिए उसमें से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब तोड़ मरोड़ के पूछे जाते हैं। हालांकि ये स्लाइड मैं आपको ना भी दूं और अभी तक जो पढ़ाया है वो अगर आप अच्छे से समझ के याद कर लो तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। भाजपा की 1971 के दौरान मुख्यमंत्री कौन था? तो आपको याद रहना चाहिए, 71 के दौरान मैंने आपको बताया भी था, बरकतुल्ला खान जो थे वो थे 71 से 73 तक, और 73 में इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। तो आपको अगर ये टेन्योर और मेरी बातें याद रही होगी तो इसका आंसर आप ऐसे ही निकाल लोगे। 75 में आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री कौन था? 75 में प्रेसिडेंट रूल लगा था और सेकंड टाइम मैंने आपको बताया था कि 4 बार ही लगा है। पहली बारी कब लगा था? मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम में। दूसरा कब लगा था? हरिदेव जोशी जी के टाइम में। तो ये वही पूछ रहा है कि कौन थे। तीसरा भैरव सिंह शेखावत, चौथा भैरव सिंह शेखावत जी, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं। सीएम जो लोकसभा सांसद भी रहे, हीरालाल शास्त्री जी और वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी। ये 3 सीएम ऐसे रहे हैं जो लोकसभा सांसद भी रहे हैं। मैं लोकसभा सांसद की बात कर रहा हूं। ऐसे सीएम जो लोकसभा सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे सीएम 3 है, हीरालाल शास्त्री जी, वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी। ओके। सीएम जो राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद की बात होगी, अब राज्यसभा सांसद की बात मैं कर रहा हूं, जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। अब ये दोनों थोड़े से अलग अलग है। राज्यसभा की बात, अगर राज्यसभा एमपी कहूंगा मैं तो आप बोलना जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। अगर मैं लोकसभा की बात करूंगा तो अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जो अल्टरनेट चल रहे हैं, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी, और एक जो पहले के याद रखने हैं वो हीरालाल शास्त्री जी। इतना याद रखना, ठीक है। ऐसे सीएम जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं तो वो हम चुके। अभी जो अल्टरनेट चल रहे हैं वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी, यही ऐसे सीएम है जो केंद्र सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। ऐसे सीएम जो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, टीकाराम पालीवाल जी ऐसे सीएम है एकमात्र जो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। फिर एकमात्र सीएम जो मनोनीत होने के साथ साथ निर्वाचित भी हुए, जय नारायण व्यास। मैंने आपको बताया कि जो हमारे 3rd नॉमिनेटेड सीएम थे वो जय नारायण व्यास थे। पहला हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य दूसरे, और तीसरे जय नारायण व्यास जी। जय नारायण व्यास जी टीकाराम पालीवाल जी के बाद में फिर से एक बार इलेक्ट होके आते हैं, तो वो नॉमिनेटेड भी है और इलेक्टेड भी है, ठीक है। एकमात्र सीएम जो डिप्टी सीएम भी बने, टीकाराम पालीवाल जी। ये तो यहां पे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा राजस्थान के सीएम से रिलेटेड डिस्कशन, जिसमें हमने हर एक सीएम की प्रोफाइल देखी और हर एक सीएम की प्रोफाइल में एक एक यूनिक पॉइंट सुन के देखे कि कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक एक सीएम के अलग अलग, वापस से अलग अलग जो है एक रिवाइज भी हो गया और कुछ अलग पॉइंट से वो भी हमने इसमें डाल दिए। फाइनली हमने सीएम से रिलेटेड फैक्ट्स, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। तो अब हमारा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स का जो चैप्टर है, मैं मानता हूं कि वो
जड़ से हम पूरा कर चुके हैं। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप अटके हो या फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, आगे आने वाले सेशन में हम चीफ मिनिस्टर का वो चैप्टर करेंगे जिसमें हम चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की बात करेंगे, मतलब कौन से आर्टिकल में चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, किस आर्टिकल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, किस आर्टिकल में चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, वो सब पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और चीफ मिनिस्टर का दोनों एस्पेक्ट, ये तो थ्योरी एस्पेक्ट हो गया और वो थोड़ा सा मैं कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा जो चीफ मिनिस्टर का चैप्टर वो पूरा हो जाएगा। आई होप कि आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। और आगे जो आने वाले सेशन जो कवर करने चाहिए आप उसका सजेशन मुझे दे सकते हैं कि हमें ये टॉपिक्स जो है काफी प्रॉब्लम आ रही है और ये इंक्लूड किए जाए, तो मैं उन पे भी काम करके आपको रूबरू हो जाऊंगा। और हम ऐसा कंटेंट करेंगे जो ओरिजिनल होगा, वर्सेटाइल होगा और रिच होगा। उससे बाहर ऐसा एक बार ही करेंगे टॉपिक कि उससे बाहर क्वेश्चंस कहीं से भी ना आए और कहीं पे भी ऐसा मटेरियल भी ना हो कि उसमें बाहर कुछ और बचा हो। ठीक है, सब कुछ हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। सो आई होप यू ऑल वेल, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।